हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी फ्रेंड्स का, सभी बच्चों का यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बुनियाद बैच का क्लास नंबर 11 है। अब तक हमने 10 क्लास में काफी कुछ देखा और समझा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होते हैं। लगभग हमने 100 से ज्यादा जो क्वेश्चंस है अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं आपके एमसीक्यूज को मिलाकर। आपके पास पीडीएफ जो है वह बुनियाद बैच के अंदर आपको एप्लीकेशन पर मिल रहा है। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस में, 10 क्लासेस में आपने क्या समझा क्या नहीं। आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम मीडिया को पढ़ने के बाद एक क्लास जो है इन 11 क्लासेस की पीडीएफ को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ऑफ कल जो आपकी क्लास होगी दैट इज रिवीजन एंड टेस्ट। बच्चों, रिवीजन बहुत जरूरी है और बिना रिवीजन के जो है वह कुछ नहीं हो सकता। सो रिवीजन एंड टेस्ट क्लास जो है वह आपका कल होगा। ठीक है, कल होगा, ध्यान रखना है आपको इस बात को। तो इसलिए आपको जो 11 डेज मैंने 11 दिन जो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, आपको एक बार पढ़ना है, वो पीडीएफ पढ़नी है। ठीक है, जो आपके पास नोट्स है वो अवेलेबल है, वह पढ़ने हैं आपको। आपके पास अगर हार्ड कॉपी है उनसे पढ़ो और फिर उसके बाद कल देखो। तो कल जो अब तक हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, लगभग मैंने आपसे 15 ऐसे चैप्टर है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पर हमने बात की। उन 15 चैप्टर का एक क्रक्स हम देखेंगे और हर एक चैप्टर से 2-2, 3-3 जो क्वेश्चन है। और इस तरह से कल की जो क्लास है थोड़ी सी लंबी होगी, लगभग हो सकता है 2 से 3 घंटे की आपको क्लास हो। तो यहाँ पर बच्चों हम रिवीजन और टेस्ट जो है वह दोनों करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा कि भाई 10 दिन आपको पढ़ना। देखो, एक पूरा कोर्स तो बच्चों ऐसे ही होता है कि आपकी जो तैयारी है धीरे धीरे आप सीख गए, उसके बाद आपने खुद को टेस्ट किया, है ना। तो चलो फिर कल रिवीजन एंड टेस्ट के लिए तैयार है ना, कल हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो पॉलिटी क्लास 7 का आज लास्ट हमारा जो चैप्टर है, मीडिया की बात करेंगे एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी की बात करेंगे। मीडिया की बात करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम हम सोशल मीडिया की पावर को समझते हैं और इसके क्या डिसएडवांटेज हो रहे हैं, हम उसको भी समझ रहे हैं कि कैसे फेक न्यूज एंड बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी बातों को हम समझेंगे। थोड़ा सा करंट अफेयर का पोर्शन होगा, एनसीईआरटी में जो आपका मेंशन है उसको, टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो टॉपिक्स बच्चों में कवर करने वाली हूँ, फर्स्ट है आपका मीडिया एंड डेमोक्रेसी, कि आखिर एक जो मीडिया है डेमोक्रेसी में उसका क्या रोल है और क्यों जरूरी है कि डेमोक्रेसी में मीडिया जो है वह फ्री हो, है ना। मीडिया की, प्रेस की फ्रीडम जो है वह क्यों जरूरी है और क्या ऐसी संस्थाएं हैं, क्या गवर्नमेंट सेंसरशिप जो है वह लगाती है, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, मीडिया, मनी एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया को मनी और तकनीक जो है वह कैसे कंट्रोल करती है। मीडिया और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करेंगे, एक वक्त पहले आप दूरदर्शन पर केवल ब्लैक एंड व्हाइट देख पा रहे थे, आज आपके 500,000 चैनल है और आप अलग अलग HD क्वालिटी में देख पाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, तो यहां पर देखो कि मीडिया का जो टेक्निक है वो कैसे स्प्रेड हो गया, बढ़ गया, सारी चीजें एडवांस हो गई एकदम। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अच्छा ये नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट की यहां पर जरूरत नहीं है, पढ़ लिया हमने, इसको छोड़ देते हैं इसको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये करंट अफेयर है बच्चों और इसको हमें पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर का आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर में हर साल एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि पर्टिकुलर जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को हम पढ़ेंगे। आपका जो रिसेंट 2022 का इंडेक्स है उसमें इंडिया कहां स्टैंड कर रहा है और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो कम हो रही है, उसको समझेंगे बच्चों। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी की बात करेंगे और चूंकि आपके क्लास 8 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अच्छे से परिचित कराया गया अपकमिंग क्लास में, कल तो हम रिवीजन की बात करेंगे, परसों जब हम क्लास 8 को शुरू करेंगे आपका जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा बच्चों। आपका जो क्लास का जो लेक्चर का टाइम है वो 10-15 मिनट और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको पढ़ने के लिए आपका जो मैटर है, आपका जो टॉपिक है वो भी बढ़ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको निरंतरता, आपको कंसिस्टेंस, आपको अपनी जो कंटिन्यूटी है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, आपको अपनी कंटिन्यूटी जो है ये बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, एकदम बढ़िया से पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक कमजोर है, आपको भले ही कष्ट हो कि भाई मेरे को 1 घंटे का वीडियो बैठ के नहीं देखा जा रहा, वीडियो को भगा कर देखो, 1.5 में करके देखो। वैसे मैं इतनी जल्दी बोलती हूँ कि 1.5 में तो सब एकदम हौच-पौच हो जाएगा, कुछ ना समझ में आएगा। तो कोशिश करो कि वीडियोस जो है वो सारी देख लो, नोट्स बना लो, जो मिल रहा है पीडीएफ उसको पढ़ लो। मैंने बाकी तरीके बता दिए, हर क्लास में आपको होमवर्क मिल रहा है। कुछ बच्चों के मैंने यहाँ पर चेक भी किए कि भाई आपका एक प्रोत्साहन, आपका एक मोटिवेशन बना रहे। चेक करूं ना करूं,
कमेंट करते रहना है कि हाँ मैम आपने आंसर दिया था। ये आपको क्लास कैसी लग रही है, आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे चीजों को इंप्रूव कर सकें। आपकी जो बात है बच्चों, याद रखिएगा, हर वो स्टूडेंट जो इस बात को सुन रहा है, अगर स्किप नहीं किया है उसने तो भगा के नहीं देखा है, तो कि आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है, आपको कमेंट करना है कि मैम ये चीज हमें समझ में नहीं आई, आप एक बार फिर समझाइए, है ना। तो देखो, अगर जेन्युइन बच्चों कमेंट होंगे, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होंगी, उसको हम कंसीडर करेंगे। चलो आगे चलते हैं। और याद रखना कि कल हम रिवीजन एंड टेस्ट करने वाले हैं, सो पढ़ के आना, ठीक है। तो अभी हम कल की क्लास के बाद हम शुरू करेंगे क्लास 8 को। फिलहाल आज इसका लास्ट चैप्टर है। आप देखेंगे कि जब आप यहां तक आएंगे ना बच्चों, नया संविधान तो देखो नहीं लिख पाओगे, ना लिखा जाएगा, हाँ सीख जरूर जाओगे कि भाई संविधान है क्या, पॉलिटी है क्या, शासन प्रशासन चलता क्या। केवल पॉलिटी थोड़ी है, इसमें सारी चीजें है ना। हम सब चीजों को समझते हैं कि भाई जो शासन व्यवस्था है वह कैसे चलती है, और मीडिया भी इसका एक पार्ट है। तो अब तक हमने समझा इक्वालिटी, स्टेट गवर्नमेंट, इक्वालिटी, इंडियन डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, जेंडर को हमने कल जाना, मीडिया एंड नेटवर्क। आगे भी जेंडर का एक चैप्टर होगा जब हम उसे विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कल का जो चैप्टर है बच्चों में छोटा रखा था, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं और मीडिया की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों कि जब हम मीडिया की बात करेंगे तो व्हाट मीडिया आखिर है क्या, आपको क्या समझ में आता है? मीडिया का मतलब क्या है? तो ये एक शब्द से बना है जो कि है माध्यम, है ना, मीडियम। मीडियम कौन सा मीडियम? माध्यम वाला मीडियम। एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा आप अपने विचारों को दूसरे के सामने रख पाते हो, आप अपने विचारों को फैला पाते हो, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका जो एक्सप्रेस है वह हो पाता है। आप अपने थॉट्स का, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है वह आप कर पाते हो, चाहे उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है आप केवल एक शांत सी रैली निकाल कर करें, हो सकता है आप उसको लिख कर करें, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएं, हो सकता है आप कोई एक जो वीडियो बनाकर करें, ठीक है, हो सकता है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वह किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखवा दे। तो ये सारी चीजें क्या है? मीडियम, है ना। तो इस माध्यम से आप क्या कर रहे हैं बच्चों? कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो इट डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। मीडिया क्या है? एक तरीका जिससे आप सोसाइटी से कम्युनिकेट कर पाते हो। सो व्हाट इज मीडिया? कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेट, है ना। बहुत तरीके हो सकते हैं बच्चों। तो मीडिया में सब कुछ आ गया, सब कुछ, यानी जो कुछ भी आप सोच सकते हैं। आप इंटरनेट की बात करें, हम इंटरनेट की बात करें, हम रेडियो की बात करें, ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, एंड एक और क्या होता है, इंस्टा, हाँ इंस्टा की बात करें, सारे क्या है बच्चों? मीडिया ही तो है। आप प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर की बात कर लो कि भाई वो प्रिंट है, ठीक है। हम टेलीविजन की बात कर ले, टेलीविजन की बात कर ले, ठीक है, जो मैगजीन्स हो उसकी बात कर ले। सो टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर यूज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो ये क्या है बच्चों की ये सारी चीजें ही मीडिया कहलाएंगी। सबसे पहले तो मीडिया वर्ड को हमने समझा, एक आपका संचार का माध्यम होगा, आपकी बात को रखने का माध्यम जो है वह हो गया। प्रेस, रेडियो, टेलीविजन प्ले अ बिग रोल इन द लाइफ ऑफ सोसाइटी। दे इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन पीपल। आप खुश भी हो रहे हैं, आप मनोरंजन भी आपका हो रहा है, आप कंटिन्यूअसली रील्स देख रहे हो, है ना, कहाँ पे 1 मिनट का आपका 2 घंटा लग गया, समझ पा रहे होंगे आप उसका ड्रॉबैक। तो यहाँ पर एंटरटेन करता है, आपको इन्फॉर्म करता है। कोई यूट्यूब पर केवल भाई यूपीएससी के लेक्चर्स देख रहा है, यूपीएससी वाला के लेक्चर्स देख रहा है ना। कोई बच्चा जो है वह AIR न्यूज पढ़ रहा है, कोई संसद टीवी देख रहा है, और एक बच्चा दिन भर रील देख रहा है, मनोरंजन हो रहा है। लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो तो आप पर है ना। सबने एक ऐसे जरूर लिखा होगा बचपन में, आपने 9th-10th में, ठीक है। जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो आपके लिए एक वरदान है या फिर अभिशाप है। आई थिंक आप सबने लिखा होगा। तो ये क्या है बच्चों कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर रहे हैं, आप मीडिया का यूज कैसे कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब इंटरनेट के बाद कि बस कंडक्टर जो है उससे यूपीएससी क्रैक कर ले, केवल वीडियोस देख देख के, उससे नोट्स बना के पढ़ के। तो आप उस टेक्निक का, आप उस मीडिया का यूज कैसे कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। मीडिया है, अच्छी बात है, सोशल मीडिया, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं? क्या आपको अपने कुछ ऐसे एथिक्स, कोई एथिकल कोई पैरामीटर सेट करने चाहिए कि भाई ये बात मीडिया में कहने वाली है या फिर नहीं है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें आगे बात करेंगे। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वे पीपल लुक एट द वर्ल्ड एंड मेक देम चेंज देयर व्यू। एक न्यूज आती है, मान लो कहीं किसी भी स्टेट की,
जो आपको बहुत ज्यादा डरा देती है, आप दहशत में आ जाते हो, या फिर एक कहीं की कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज है कि आप खुश हो जाते हो उस न्यूज से। इवन आपका जो परसेप्शन है वह चेंज होता है ना, कि आपने देखा कि भाई साउथ के जो स्टेट है उनका एजुकेशन, उनका जो लिटरेसी रेट है वह बहुत ज्यादा हाई है, 90 है, 95% है, 91% है। आपका एक व्यू चेंज हुआ ना जब आपको मीडियम से पता चला। आपको पता चल गया कि यूपी में किसी इस जगह पर पर्टिकुलर कोई दो कम्युनिटी के बीच में दंगा हो गया, आपके अंदर एक थ्रेट, एक अनसेफ्टी, एक जो माहौल है वो पैदा होगा, नहीं होगा, एक फियर होगा सोसाइटी में। तो बच्चों जब ये हमें इन्फ्लुएंस करती है, मीडिया हमें इन्फ्लुएंस कर रही है चीजों को देकर। देखो आप कोई वीडियो देख रहे हो, बीच में ऐड आ रहा है, बार बार ऐड आ रहा है, बार बार हर जगह ऐड आते हैं। अब तो भाई कहीं भी ऐसा, आप कहीं पीडीएफ पे पढ़ लो उस पे भी ऐड आ जाते हैं, कुछ डाउनलोड करके पढ़ लो, समटाइम्स हो सकता है उसमें ना आए, बट मैंने तो कहीं कहीं भाई बहुत जगह ऐड देखे हैं, हर जगह आपको एडवर्टीजमेंट है वो मिल। तो आपको ये जो ऐड है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई आप इस प्रोडक्ट को खरीदे। आप किसी एक चीज को गूगल पे सर्च कर लेना, बार बार आपके जो कुकीज एंड बाकी सारी चीजें सेव होती है वो वही चीज आपको दिखाएंगे। ठीक है, सो ये क्या है बच्चों, ये इन्फ्लुएंस करेगी मीडिया आपको, बार बार जो है आपका परसेप्शन एक चेंज करेगी। आप देखेंगे कि जो टेलीविजन में जो विज्ञापन, जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें जो महिलाओं की स्थिति बताई जाती है ना, उसमें जो वुमेन्स की कंडीशंस है वो बहुत अच्छी बताई जाती है, बट वास्तव में इंडिया में अभी उतनी अच्छी हुई नहीं है। कल हमने बात की थी इस पर। मास मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। लोगों की अगर हम ओपिनियन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दो तीन बातें, कि सबसे पहले देखो कि मीडिया में क्या है बच्चों, कि जब हम मीडिया की टेक्निक की बात करते हैं, मीडिया की जो टेक्निक है, मीडियम एंड टेक्निक्स, सबसे फर्स्ट तो देखो कि जो ये मास मीडिया है, जो ओवरऑल सभी मीडिया है, जो मास मीडिया है, ठीक है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वह चेंज होती रहती है, एडवांसमेंट होता रहता है। ठीक है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है बच्चों ये क्या हो रही है, चेंज होती रहती है। पहले आप केवल टेलीविजन में ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे, केवल आप पहले हो सकता है केवल रेडियो को सुना जाता था, देखा कुछ नहीं जाता था। फिर उसके बाद जो टेलीविजन का आविष्कार है वह हो जाता है। आपको पता होगा कि 1940 में 1940 के बाद जब से टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, ठीक है, टाइपराइटर्स जब से बनने लगे और जो चीजें प्रिंट होने लगी, छपने लगी, उसके बाद जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा जो सुधार है वह होता है। ठीक है, तकनीक जब आ जाती है ना, जैसे आप देखोगे कि अभी आप कैसे जुड़े हैं, ये भी एक मीडियम ही नहीं है। आप अगर जुड़े हुए हैं पीडब्ल्यू यूपीएससी से बच्चों, ये भी क्या है, मीडियम है। आप इंटरनेट से जुड़े हुए, आप यूट्यूब से जुड़े, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अब जो तरीका है वो बदल गया ना, कि अब आप ऑफलाइन आके सामने से नहीं पढ़ रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप ऑनलाइन उससे जुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, ये भी एक टाइप ऑफ मीडियम ही हो गया बच्चों। तो यहाँ पर टाइपराइटर की बात करते हैं कि इसमें जर्नलिज्म में काफी बदलाव होता है। इसके अलावा देखो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, G.L. बेयर्ड का आपने नाम सुना होगा। G.L. बेयर्ड के द्वारा जब टेलीविजन जो है वह बनाया गया, ठीक है, इससे काफी। और अभी अगर हम टेक्निक्स और एडवांसमेंट की बात कर ले, मुझे नहीं लगता बच्चों सोशल मीडिया का रोल किसी से छुपा है। सोशल मीडिया तबाही मचा रखी है ना, सोशल मीडिया तो जरा सी बात। तो बच्चों सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वह प्ले करती है। तो सारे मीडियम अब एक तरफ, अब आपकी बात के लिए जो सोशल मीडिया है वह एक तरफ हो गया है ना, इतना ज्यादा पलड़ा जो है वह सोशल मीडिया का भारी हो चुका है। तो यहाँ पर ये मीडिया एंड मीडियम की बात कर ली। अब आगे देखो एक और पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ, जिसमें है बच्चों कि आप जब संचार माध्यम और धन की बात करेंगे, ठीक है, सो इवन हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन के जो मीडियम है, ठीक है, हमने मीडिया एंड मनी, कि आखिर इसका क्या रोल है। ये बताओ कि पहले जो है केवल आपको अगर रेडियो सुनाई देता होगा, ठीक है, पहले आप देखेंगे उसकी बैंडविड्थ कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, कभी सुनाई दे रहा है, कभी सुनाई नहीं दे रहा है। पहले आपकी टेलीविजन जब आप शक्तिमान एंड बाकी सब आता, आप सबने एंटीना जाके ठीक किया होगा, उस वक्त की आप क्वालिटी और सारी चीजें देखें। और जब टेक्निक हमारे पास एडवांसमेंट होगी, आप फोन पर ही सारा टीवी देख लेते हो, फोन पर ही कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ते हो गए। वो जमाना चला गया जब आप 2 रुपए में एक SMS भेजा करते थे, है ना। अब तो भाई 100 भेज सकते हैं आप एक दिन में, शायद 100 मैसेज की लिमिट है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि मीडिया और मनी की जब हम बात करते हैं कि जो भी मीडियम है वह महंगे हैं, ठीक है, जो मीडियम है बच्चों वह महंगे हैं। अगर हम इनकी शुरुआत देखें, इनकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी,
कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा जो धन है वह चाहिए होता है, स्पेशली फॉर हम अगर जैसे न्यूज स्टूडियो की बात करें तो पहले जो न्यूज जहां से दी जाती थी, ठीक है, दूरदर्शन पे या सब जगह पर, तो वहां पर केवल एक न्यूज रीडर का हो सकता है आपको खर्चा आता हो, लेकिन अब जब इतना एडवांसमेंट हो गया है तो ना केवल आपको न्यूज पढ़ने वाला चाहिए, ये तो भाई चाहिए, जो रीडर है वो तो है ही है, इसके अलावा पूरी एक ब्रॉडकास्ट की टीम होगी, पूरी एक ब्रॉडकास्ट की आपकी टीम है, एडवांस एकदम एचडी आपका कैमरा है, लाइट्स है, तो ये सभी जो भी आपका सामान है इन सब में पैसा तो लगता ही है ना। तो अब यहां पर देखो बच्चों कि अगर इतना सारा लग रहा है तो आखिर इस मीडिया को पैसा जो है वह कैसे मिलेगा, तो इसका एक तरीका होता है एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन दे देना। जैसे मान लो आप जब कोई मैच देख रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप अगर आप देख रहे हैं और अगर वर्ल्ड कप के बीच में कोई न्यूज आ गई तो ज्यादातर लोग वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं वर्ल्ड कप, तो यहां पर देखो कि उस न्यूज के लिए अगर आपने बीच में उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाया है तो ज्यादा पैसा आप लोगे। तो यहां पर क्या है कि जो मीडिया है उसको पैसा कहां से मिल जाता है, इन एडवर्टाइजमेंट से मिल जाता है, लोगों का भी काम धंधा चल जाता है ना, विज्ञापन भी हो जाता है। तो यहां पर बच्चों की चूंकि जब हम मीडिया एंड मनी की बात करते हैं, आपको अब के सेटअप के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट जो है वह करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं और साथ ही ये जो एडवर्टाइजमेंट है अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि एक न्यूज आती है कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स है, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं उसमें क्या है, पेस्टिसाइड्स है, और इसके बाद जो इनकी लोगों के द्वारा जो यूज किया जा रहा था वो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, पेस्टिसाइड्स। कुछ लोगों ने जो बाथरूम एंड टॉयलेट्स उसको धोकर दिखा दिया कि देखो जब ये इतने अच्छे साफ हो गए तो हम अंदर से कितने अच्छे से साफ हो जाते होंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको एक अवेयर भी कर रही है। इसके अलावा देखो कि अगर मान लो कि जो ये मीडिया वाले हैं एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, ये ऐसी न्यूज दिखा रहे हैं या ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन कहीं वाटर क्राइसिस है उसको नहीं दिखा रहे, तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अगर मीडिया की इतनी भूमिका है डेमोक्रेसी में, मीडिया की इतनी भूमिका है लोगों की आवाज बनने में, तो फिर क्यों आखिर ये ऐसी चीजों को नहीं उठाती है, ऐसे मुद्दों को नहीं उठाती है जो कि जरूरी है। तो मीडिया एक मीडियम हो गया, लेकिन इसके अलावा क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रोल है, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा देखो एक और मुद्दा हम देखते हैं कि अगर हम मीडिया एंड डेमोक्रेसी की बच्चों बात करें, ठीक है, एक डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या यूज हो सकता है। मीडिया और लोकतंत्र, परेशान ना हो हिंदी वाले बच्चे, आप सभी को बता दूं यूपीएससी वाला बहुत जल्दी हिंदी का एक चैनल लेकर आ रहा है जिसपे आपको सारी चीजें जो है वह हिंदी में प्रोवाइड होंगी, डोंट वरी। ये इंग्लिश का चैनल है बच्चों, ठीक है। सो बच्चों जब हम मीडिया और लोकतंत्र की बात करते हैं तो कि आखिर रोल क्या है मीडिया का एक लोकतंत्र में, आपको कुछ भी चीज आपको पढ़नी है ना, उसका इंप्लीमेंटेशन या तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में देख लेना है, कॉन्टेक्स्ट में देख लेना है, या फिर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देख लेना है। जैसे आपने इक्वालिटी को पढ़ा, आपने इक्वालिटी को जोड़ के पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 14-15 से, आपने जेंडर इक्वालिटी को पढ़ा, जेंडर इनइक्वालिटी को पढ़ा, आपने डीपीएसपी का आर्टिकल 39 पढ़ा। तो यहां से क्या है बच्चों, जो भी चीज आप पढ़, जैसे हमने मीडिया पढ़ा, केवल मीडिया पढ़ के नहीं छोड़ देना है, आपको उसका इंप्लीमेंटेशन देखना है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है, डेमोक्रेसी में उसका क्या रोल है ना। तो यहां पर जब हम मीडिया को पढ़ते हैं, आप समझ गए मीडिया क्या है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, ये एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा लेते हैं। लेकिन बच्चों जब हम रोल की बात करेंगे कि एक लोकतंत्र में क्या रोल है, तो देखो जब आप गवर्नमेंट जो भी वर्क कर रही है, सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, गवर्नमेंट का जो भी वर्क है,
जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई पीएम आवास योजना चल रही है या फिर और सारी चीजें? तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स और बाकी सारा जो मीडिया है वो आपको सब बताता है कि भाई गवर्नमेंट जो है वह क्या करे, इस पार्लियामेंट के सेशन में क्या हुआ, मॉनसून सेशन में क्या हुआ, विंटर सेशन में क्या हुआ, शीतकालीन सत्र में जो है वह कौन कौन से बिल लाए गए, कौन से एक्ट बने, किस पर क्या विवाद। अब तो आप देखो संसद टीवी, पहले जो राज्यसभा और लोकसभा टीवी अलग अलग थे, अब संसद टीवी हो गया, तो आप देखोगे कि उस पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो है आपको पता चल जाएगा कि भाई जो पार्लियामेंट है उसमें क्या चल रहा है ना, आप उसकी कार्यवाही को सीधा देख पा रहे हैं। तो बच्चों गवर्नमेंट का वर्क, उसका कार्य करने का तरीका, सारी चीजें जो है वह आपको इससे मिल रही है, पता चल रही, स्कीम पता चल रही है। इसके अलावा देखो बच्चों कि जब हम, अगर लोग खुश नहीं हैं, लोग खुश नहीं हैं किसी न्यूज, किसी एक्ट से, किसी बिल से, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम एग्रीकल्चर एक्ट्स जो 3 आए थे, जो 3 कृषि कानून थे, उसको लेकर पिछले साल काफी विवाद रहा और उसके बाद वो वापस ले लिए गए। तो ये सारी चीजें क्या है कि एक मीडिया का बच्चों बहुत यूज होता है, एक जो नागरिक है, जो एक सिटीजन है और जो गवर्नमेंट है, उसके बीच में चेन बनाने के लिए कि आखिर ये जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट जो इनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे फुलफिल कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों कि अगली बात हम समझते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पेपर 4 के लिए भी आपको ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका एथिक्स इंटीग्रिटी वाला पेपर है बच्चों, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम यहां पर मीडिया की बात करेंगे बच्चों, मीडिया जो भी रिपोर्ट देती है, क्या मीडिया बायस्ड होकर देती है? क्या मीडिया की ये जो रिपोर्ट है वह बैलेंस्ड होती है, या फिर वह सीधा अपराधी घोषित कर देती है? जब कोर्ट देगा फैसला तब देगा, अभी तो ये इंसान यहां से निकला है तो इसी ने ये कांड किया है। तो यहां पर आप देखोगे बच्चों की मीडिया जो है वह बैलेंस रिपोर्ट से ज्यादा किसी भी व्यक्ति की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित कर देना, जिसने जो काम नहीं किया उसको कर देना। तो इवन आपको अपना जो माइंड है वह सोचना चाहिए कि आप जिस तरह के न्यूज चैनल देख रहे हैं कि भाई किस घर का जो ताला है वह टूटा है, कहां के लोगों ने भाग के शादी करी, इसी तरह की न्यूज आप लोकल न्यूज़पेपर में सुनते होंगे। आपको लगता है कि वो आपके ज्ञान में वर्धन कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है कि कहां पे क्या चोरी हुई या फिर कैसे, आप सतर्क रहते हैं, नो डाउट, लेकिन इसी तरह की चीजों को प्रमोट करना। आप देखो इसमें आप एक एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि भाई मीडिया इसमें क्या सुधार करे, तो प्रिंट मीडिया में स्पेशली न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर पेपर एमपी में पढ़ा करती थी आज से 4 या 5 साल पहले, उसने मतलब मंडे को नो नेगेटिव न्यूज करके एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि हम मंडे को कोई भी जो न्यूज है वो नेगेटिव नहीं देंगे। बाकी सारे दिन तो है नेगेटिव न्यूज के लिए, उस दिन हम नहीं देंगे कि कहां पर क्या हुआ, नेगेटिव न्यूज नहीं देंगे, हम पॉजिटिव जो शुरुआत है वह वीक ही करेंगे। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स लाना, तो मीडिया को क्या चाहिए कि क्या आज वो इस तरह की, आप देखेंगे कि भरमार है, इवन बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड बाकी सारे, आप देखो कि भरमार है बच्चों, चाहे इंस्टा पे स्टोरीज देख लो या हर चीज में देख लो कि भाई आपको इन्फ्लुएंस करने में, आपके फैशन में, ठीक है, वो जिम जा रहे हैं तो उसका कवरेज हो रहा है, लेकिन कहीं पर वाटर क्राइसिस है, कहीं पर और इस तरह की जो न्यूज है जो वाकई में पब्लिश होनी चाहिए, लोगों के डर से उसको पब्लिश नहीं करेंगे। आप देखना कि जो मीडिया है, जो उसकी चाटुकारिता है एंड बाकी सारी चीजें वो कितनी बढ़ गई हैं कि अब मीडिया ऐसा भी तो कर सकती है कि लोगों को अवेयर करने के लिए सारी स्कीम्स जो अब तक आई है वो गवर्नमेंट को बताए। डेटा तो इवन रहता ही है ना, तो एजुकेटेड करने का काम भी तो मीडिया कर सकती है, नहीं पर वो नहीं करना, बैलेंस रिपोर्ट नहीं देना, कुछ भी बैलेंस नहीं करना। देखो बैलेंस रिपोर्ट का मतलब है बच्चों कि जो फैक्ट थे वो आपने बता दिए, और ये जो फैक्ट थे वो आपने वन साइडेड होकर नहीं बताए, वन साइडेड नहीं बताए, आपने जो फैक्ट है वह दोनों साइड के बताए, ए के भी बताए, बी के भी बताए। अब आपने लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि भाई वो क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं देना, आप जुडिशरी नहीं हो, आपके पास जुडिशियल पावर नहीं है। लेकिन मीडिया क्या करती है, आप देखोगे कि 4 लोगों को बैठा लिया, किसी घटनाक्रम पर वाद विवाद हो रहा है, उन लोगों ने भाई घोषित कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है इस घटनाक्रम पर ये है। तो ये क्या हुआ कि क्या यहाँ पर मीडिया जो है, जो हम कहते हैं कि भाई ये जो है वह फोर्थ पिलर है लोकतंत्र का, क्या ऐसा है, ये कर पाती है? ऐसा नहीं कर पाती है ना। तो मीडिया जो है वह आज की डेट में अगर हम कहें वर्तमान में जो इसकी कंडीशन है, अहम रोल भी है बच्चों, नो डाउट। कि आप ये देखो कि हो सकता है कि पहले ऐसे मुद्दे थे, लोगों के साथ अत्याचार होता था, सब कुछ होता था, उनसे रिश्वत ली जाती थी, पुलिस स्टेशन पे उनको दबाया जा रहा है, लेकिन आज क्या ऐसी चीज पॉसिबल है? एक छोटा सा वीडियो बना के वायरल कर दे, क्लिप कर, एक छोटी सी वीडियो बना के क्लिप बना के वो पोस्ट कर दे,
आप देखते हैं ना कि उसका क्या असर होता है, अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक है, सोशल मीडिया के जिस जमाने में हम रह रहे हैं, हम सभी को पता है इसका यूज एंड मिसयूज क्या है, लेकिन हम इसका यूज एक सोच समझ कर सकते हैं। मीडिया हाउसेज इसको ठीक से कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण है, उस पर मैं आती हूं। तो यहां पर बच्चों आगे देखो, आगे कुछ और बातें कि आखिर ये जो मीडिया है क्या सेल्फ रेगुलेटेड होती है, क्या फ्री है, या फिर जो मीडिया है वह बायस्ड होती है ना। तो मीडिया क्या स्वतंत्र है? अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया के पास स्वतंत्रता है या नहीं है, फ्रीडम है इसके पास या नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो याद रखना कि मीडिया जो है स्वतंत्र नहीं है। क्यों? मीडिया क्या स्वतंत्र, मीडिया स्वतंत्र है? क्वेश्चन मार्क पहले तो। फिर दूसरा याद रखो कि मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, मीडिया इज, दूर है अभी इससे स्वतंत्रता, फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है भाई, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? दो रीजन है बच्चों इसके पीछे। पहला तो रीजन है, गवर्नमेंट आपको यह बताएगी कि आप इस न्यूज को, आप इस घटना को कवर नहीं करोगे, मतलब नहीं करोगे। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं कि अगर वो आ रही है या फिर कहीं है तो उनको हटवाया जाता है। तो यहां पर गवर्नमेंट यहां पर कंट्रोल नहीं कर रही, तो बच्चों यहां पर गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोल करेगी। आप देखें कि बाजीराव मस्तानी मूवी चल रही है, तो वहां पर संजय लीला भंसाली को एक आदमी थप्पड़ मार देता है कि आप जो है वह चीजों को कर रहे हो, वहां पर कुछ हो जाता है इशू। गवर्नमेंट के द्वारा सेंसरशिप जो है वह, प्रतिबंध जो है वह लगाया जाता है कुछ चीजों पे। आप देखोगे कि अभी आदि पुरुष का वो हो रहा था कि भाई रामायण का जो है वह क्या मुद्दा कर दिया है। तो यहां पर देखो कि जब आप देखोगे कि भाई लोग भी कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, इसके लिए एक वर्ड है जो कि है बच्चों सेंसरशिप। ये बताओ, एक आपसे मैं कमेंट पूछती हूं, कमेंट करना, ठीक है यार, सेंसरशिप, सबसे ज्यादा बुरा समय जानते हैं कब था? जब रातों रात कैसे छापोगे अपने न्यूज़पेपर, जब आपको आपकी बिजली ही बंद कर दी जाएगी। तो बच्चों जब इमरजेंसी पीरियड आया था ना 75 से लेके 77 तक, और यहां पर क्या किया गया था कि जैसे इमरजेंसी जो है वह पता है कि भाई आज रात में लागू हो गई और उस पर थोप दिया गया, देश के ऊपर इम्पोज कर दिया गया, उसके बाद पता था कि भाई अब न्यूज़पेपर वालों को क्या ही करना है, क्या ही काम है, रात भर छापेंगे इसी बात को। रात में ही सबकी जो बिजली है वह कटवा दी गई। आगे हम पढ़ेंगे इसको, आगे आप इस आपातकाल के लिए 3-4 चैप्टर जो है वह डेडिकेटेड है। पूरी पॉलिटी आप समझ जाओगे कि भाई स्वतंत्र भारत के बाद की जो राजनीति है वह क्या हुआ, और आखिर इसमें ये जो समय है ये क्यों सेंसरशिप को लेकर बहुत ज्यादा था। इस वक्त मीडिया जो है उसको कंट्रोल किया गया, सबसे ज्यादा वर्स्ट पीरियड था। और 75 से लेकर 77 तक जो इमरजेंसी प्रोविजन था कि आप अपने मन से ऐसा नहीं छाप सकते थे, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हुई, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक समय आपको याद रखना है। तो बच्चों सरकार का नियंत्रण इस पर है, सेंसरशिप जो है वह इस पर इंपोज किया जाता है ताकि आप किसी घटनाक्रम के को रोका जा सके। एंड सेकंड देखो बच्चों, हमने कहा कि भाई इसे जो है काफी पैसों की आवश्यकता होती है। बिजनेस हाउसेस जो है वह इसे पैसा देते हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वह इसे पैसा देते हैं। तो क्या आप किसी बिजनेस हाउसेस के खिलाफ कुछ लिख पाओगे? जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है बच्चों, आप इनके खिलाफ कुछ लिख सकते हो? ये आपको न्यूज स्टूडियो स्टैब्लिश करने के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, सब चीजों के लिए पैसा अवेलेबल करा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा रहे हैं, सेलिब्रिटी अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको अवेलेबल करा दे रहे हैं। आपको लगता है कि आप जो मीडिया है वह इन सब के खिलाफ लिख सकती? नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि ये सब पैसा देकर, पैसा दे रहे हैं, ये सब आपको सुविधाएं भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत निष्पक्ष होकर आप खबरों को नहीं छाप सकते। अगर बिजनेस जो है वह चाहता है, बिजनेस हाउसेस चाहते हैं कि आप वन साइडेड फेस अपना दिखाए, तो आप केवल वन साइडेड दिखा रहे हैं, बोथ साइडेड नहीं दिखा रहे, मतलब आप निष्पक्ष जो है वह नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो कि सेंसरशिप की तो हमने यहां पर बात कर ली, ये भी हमने देख लिया कि मीडिया का जो रिलेशन है, ये भी बच्चों हमने समझ लिया कि मीडिया का जो रिलेशन बन जाता है
निष्पक्ष कैसे हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ज्यादा निष्पक्ष होगे चला नहीं पाओगे, सभी के साथ है, ज्यादा ईमानदार होकर नौकरी करोगे नहीं कर पाओगे, है ना, अशोक खेम का बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आप देखोगे कि जो कि इनका रिलेशन है बिजनेस हाउसेस से, तो ये यहाँ पर आपको बैलेंस रिपोर्ट, फेयर रिपोर्ट नहीं दे सकते, बैलेंस नहीं बनेंगे, यहाँ पर ये वन साइडेड ही दिखाएंगे, खिलाफ जाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, साथ ही आप देखो कि जब आप न्यूज देख रहे हो कि उसमें दिखाया क्या जा रहा है, देखो यहां पर आप बच्चों पता है जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस जनता की कि वो अवेयर रहे कि आपको आखिर क्या दिखाया जा रहा है इस मीडिया में। एक बार जब आपने देखा कैप्टन जो अभिनंदन है, ठीक है, अभिनंदन जब पाकिस्तान जो है उसने पकड़ लिया था, तो उसके बाद जब उनकी वापसी हो रही थी तो पूरे दिन आप जानते हैं मीडिया ने क्या दिखाया, पूरे दिन, मतलब इवन मैं भी उस चीज को देख रही थी कि भाई देखे तो कि पाकिस्तान जो है कैसे हमारे ऑफिसर्स लौटाता है, तो पूरे दिन मीडिया ने देखिए यही है वो रास्ता जहां से आएंगे, पूरे दिन यही दिखाया। मुझे लगता है कि शायद लोगों ने 20 घंटे केवल इसी न्यूज को सुना होगा, देखिए यही है वो रास्ता जहां से कैप्टन आएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मीडिया जो है वह आपको क्या परोस रही है, मीडिया किस तरह की न्यूज दे रही है, बहुत इस तरह की इररेलेवेंट न्यूज आपको देगी जो शायद आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपके दिमाग में वृद्धि कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पूरे दिन आप न्यूज देखो, कुछ नहीं होने वाला उससे आपका। तो यहां पर आपको सोचना है कि आपका क्या यूज है उस सोशल मीडिया का, आपका क्या यूज है उस न्यूज का, ठीक है, जो 18 घंटे में से, जो 24 घंटे में से 25 घंटे न्यूज देने में सक्षम है, ऐसे न्यूज़पेपर्स एंड ऐसे मीडिया हाउसेस आप कहां तक फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा तो है बच्चों, आपको ध्यान देना होगा इस चीज पर। ठीक है, जब जब साइड हो रही हूँ प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर हमने क्या जाना बच्चों, मीडिया के चैप्टर में इतना ही है, लेकिन अब मैं कुछ और बातें आपको एडवांसमेंट में बताऊंगी। मीडिया के चैप्टर में बच्चों इतना ही है, ठीक है, कुछ बातें एडवांसमेंट बताती हूँ। हमने समझा कि भाई मीडिया जो है वह मीडियम है कि आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं सोसाइटी से, अपनी जो बातें, जो विचार है, जो एक्सप्रेशन है वह रख रहे हो। और मीडिया की जो टेक्निक्स है वह कैसे एडवांसमेंट होती है कि अगर हम मास मीडिया की बात करें कि 1940 में टाइपराइटर आता है, जर्नलिज्म जो है उसके लिए काफी सुविधा हो जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि मीडिया हाउसेस के लिए जो मनी की बहुत ज्यादा यूज होता है, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि अब न्यूज स्टूडियो जो डेवलप हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट चाहिए। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की। इसके अलावा देखो कि जब हम मीडिया और लोकतंत्र पर आते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी में एक बड़ा रोल होता है, क्यों, क्योंकि सरकार कौन सी नीतियां बना रही है और लोग क्या चाहते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको मीडिया भर रही है। और यही एक कारण है बच्चों कि मीडिया को ना फोर्थ पिलर भी कहा जाता है, मीडिया को बच्चों चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। क्या अपना ये, अगर हम इसे चौथा स्तंभ माने तो क्या ये अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए? क्या मीडिया एथिक्स है, क्या होना चाहिए? आप सेकंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसमें काफी सारी चीजें दी है जो आपके पेपर 4 के लिए यूजफुल है। जो बच्चे एथिक्स को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना। ये हो गया आपका गवर्नमेंट वर्क स्कीम, पब्लिक, इन सब की हमने बात कर ली। मीडिया रिपोर्ट बैलेंस की बात कर ली, क्या मीडिया जो है वह इंडिपेंडेंट है? सो नो, इट्स फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। एंड जो बिजनेस हाउसेज है वह कैसे कंट्रोल करेंगे और जो गवर्नमेंट है वह कैसे सेंसरशिप अप्लाई करते हैं। हाँ, आपको कमेंट करके ये बताना था कि हम जब गवर्नर जनरल्स की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड था प्रेस मुक्तिदाता। ठीक है, कि आखिर किसने जो प्रेस है वह फ्री किया था, फ्री प्रेस है ना, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया? प्रेस का मुक्तिदाता किसने, मतलब कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने प्रेस को सेंसरशिप और बाकी सारी चीजों से फ्री कराया? ठीक है, अब देखो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाती हूं पहले। चलो आप पहले एक क्वेश्चन करते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है बच्चों, ये बताता है कि किसी भी देश का जो पर्टिकुलर मीडिया है, जो प्रेस है, वह कितना फ्री है, उसके पास कितनी फ्रीडम है, इस चीज को ये बताता है। ठीक है, सो आपको ये बताना है, जो कि यूपीएससी का पूछने का स्टाइल है, कि भाई जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, जो रिपोर्ट है, उसे पब्लिश कौन करता है। सो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, यूनेस्को एंड यूएनडीपी। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? बताओ जल्दी से। तब तक मैं आपको बता देती हूं बच्चों की जो 2022 था ना, 2022, इसकी थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज।
और ये जो रिपोर्ट है बच्चों 2002 है ना, 2002 से ये जो रिपोर्ट है पब्लिश्ड की जा रही है, 2002 से। और इसे पब्लिश कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। और आपको याद रखना है बच्चों, आप बताना कि इंडिया की जो रैंक है वह कितनी है। इसके अलावा देखो कि इसके आखिर क्या इंडिकेटर्स हैं, किन आधारों पर ये रैंकिंग देता है कि भाई इंडिया को इतनी रैंक मिली है, नहीं मिली है, क्या इसके इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं। लेकिन उसके पहले देखो कि जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो इस बार का जो 2022 में इंडिया के लिए जो स्टेटमेंट आया है वो ये है, द वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिज्म, द पॉलिटिकल पार्टीशन, मीडिया एंड द कंसल्टेशन ऑफ मीडिया ऑनरशिप ऑल डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रेस फ्रीडम इज इन क्राइसिस इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और यहाँ पर वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वह कौन है बच्चों? इंडिया। तो हमारी रैंकिंग जानते हो कम हुई है, और उस कम होने के पीछे कारण है कि आप देखते हैं कि भाई मीडिया जो है वह उतनी फ्री नहीं है। फ्री का मतलब ये नहीं कि किसी ने बांध रखा है, फ्री का मतलब ये है कि वह अपना एक फेयर ओपिनियन नहीं दे पाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ उसको बिजनेस हाउसेस कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मनी कंट्रोल कर रहा है, वह बायस्ड होकर अपनी जो न्यूज है वह दे रहा है। और यहां पर आप देखो कि जो ज्यादा एकदम इंडिपेंडेंट होकर फेयर चीजों को दिखाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर जर्नलिज्म को, जो जर्नलिस्ट है, ठीक है, उनके खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो उनको धमकियां मिल रही कि इस न्यूज को दिखाओगे तो मीडिया हाउस बंद कर देंगे, इस न्यूज को दिखाओगे तो उनके लिए खतरा है। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर हमारे यहाँ उनके प्रति अपराध है, वो अपनी बात को खुलकर नहीं कह सकते, तो फिर यहाँ पर क्या है, रैंक आपकी डाउन होगी। सो वायलेंस की हम बात करें कि जो जर्नलिस्ट है, आप देखेंगे कि कश्मीर में बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है उनकी हत्याएं हुई। ठीक है, कोई एक फेमस नाम भी था, मैं अभी भूल रही हूं बच्चों, बाद में बता दूंगी। आप यहीं पे पॉलिटिकल देखेंगे कि भाई किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीशन मीडिया है कि भाई एक किसी पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पक्ष में कहना, दूसरे के में ना कहना, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। तो ये इस तरह से भी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ कि मैं आपको इंडिकेटर्स बता रही थी कि आखिर क्या इंडिकेटर्स होंगे। सो बेसिकली बच्चों 4-5 चीजें हैं। सबसे फर्स्ट तो है कि उस पर पॉलिटिकल जो पक्ष है वह कितना मजबूत है, कितना नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर उस पर क्या है, वह कितना फ्री है पॉलिटिकल से। इसके अलावा लीगल क्या चीजें हैं, क्या क्या एक्ट हैं प्रेस को लेकर। ऐसे तो एक्ट नहीं बनाए जा रहे, ऐसे तो कानून नहीं आ रहे, ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि जो प्रेस की फ्रीडम है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इकोनॉमिक सोशियो कल्चर क्या है, एंड सेफ्टी क्या है। ठीक है, जो जर्नलिस्ट है अगर वह किसी न्यूज को पब्लिश करे उनके लिए क्या सेफ्टी है। तो ये आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया। अब 2022 में इंडिया की क्या रैंक थी वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कुछ काम आपके लिए भी मैंने छोड़ दिए। आगे देखो, मैंने आपको कुछ न्यूज जो है वह यहाँ पर लिख कर दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे बच्चों। अच्छा चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। लिख लोगे क्या इस क्वेश्चन को कि आखिर अगर हम मीडिया की बात करेंगे तो क्या इसमें सिग्निफिकेंस है डेमोक्रेसी में। चलो कुछ पॉइंट्स लिखवाती हूँ, नोट कर लेना, उसको भाषा में लिख लेना बच्चों, कीवर्ड्स कुछ बताती हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमने बता दिया कि भाई मीडिया, जब हम मीडियम की बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, मीडिया एंड मीडियम, और ये जो है फोर्थ पिलर है। सबसे पहले आप, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात हो रही है ना, तो ये क्या है बच्चों, फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ हम इसको कहते हैं, फोर्थ स्टेट है ये। और बाकी के 3 कौन कौन से हैं, बाकी के 3 थे आपके, एक तो हो गया आपका भाई, चलो ये फोर्थ हमने मीडिया के लिए दे दिया, एक होगा आपका जुडिशरी, एक होगा आपका एग्जीक्यूटिव, एक होगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके अलावा चौथा जो स्तंभ है वह आपका मीडिया हो गया। ठीक है, तो एक आपने शुरुआत में ये बता दिया कि भाई ये इसकी भूमिका है, मीडिया का ये सिग्निफिकेंस है। इसके बाद सेकेंड आपने बताया कि भाई जो पीपल से इशू है, ठीक है, जो लोगों के मुद्दे हैं वो कैसे पता चलेंगे, जनता की राय आपको कैसे पता चलेगी,
ये है। तो ये इन्फॉर्म करने के लिए मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्या पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसमें इन सब चीजों को कंसीडर किया जाता है कि भाई लोग इस प्रावधान से खुश नहीं है, इस पर्टिकुलर बिल के, पर्टिकुलर लॉ के, इसको चेंज करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉलिसी मेकिंग में एक अहम रोल होता है मीडिया का। इसके अलावा देखो कि चूंकि भाई हर आदमी तो राज्यसभा लोकसभा नहीं जा रहा है, तो अगर डेमोक्रेसी की आत्मा है भागीदारी, अब आप समझ गए होंगे इसको कि आखिर जब हम की एलिमेंट्स डेमोक्रेटिक कंट्री पढ़ रहे थे ना, कौन से वो 4 तत्व, 4 एलिमेंट्स किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या है। और इसमें हमने क्या बात की थी, सबसे फर्स्ट ही था बच्चों पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो लोग ही नहीं अगर भाग उसमें लेंगे, काहे की डेमोक्रेसी। तो यहां पर क्या है बच्चों कि एक लार्जर पार्टिसिपेशन जो है वह हो पाता है, पार्टिसिपेशन। ठीक है, जनता की वृहद स्तर पर जो भागीदारी है वो पॉसिबल हो पाती है। और अब तो मीडिया के भाई बहुत सारे रूप हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की बात कर लो। ठीक है, तो यहां पर वॉइस ऑफ द पीपल आपको सुनाई देता है, जनता की आवाज आपको सुनाई देती है। और गवर्नमेंट वॉइस ऑफ द पीपल है ना, और यहां से गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंगली जो वर्क है वह कर पाती है। एंड नेक्स्ट वन इज बच्चों कि देखो कि जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया का और क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक डेमोक्रेसी में आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये काम करती नहीं है भाई मीडिया। उसको इस बात के पैसे नहीं मिलते कि आप जनता को शिक्षित करो, आप जनता को, ये भी तो मीडिया कर सकता है ना। मुझे भी इस बात को लगता है कि भाई दिखाते क्या, मैं कभी ऐसे इस तरह की न्यूज फॉलो नहीं करती। संसद टीवी देख लो, बीबीसी हिंदी जो न्यूज है वो सुन लो, पर आप सोचो कि आप आज तक की सारी न्यूज या कल तक की सारी न्यूज सुनो। ठीक है, आप जो फटाफट न्यूज आ रही है, 500 न्यूज आपको दिखाई दे रही है, उसको आप सुनो, तो क्या आपको लगता है कि वो आपको बहुत अवेयर करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो आपको बच्चों अवेयरनेस की जब बात करें, मीडिया के जबकि एक बहुत अहम रोल हो सकता है, लेकिन वो इस चीज को समझती नहीं है। जब हम एथिक्स पेपर 4 में एथिक्स पढ़ते हैं कि भाई क्या मीडिया के लिए कोई एथिक्स, कोई आचार संहिता, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हो, कुछ कोड ऑफ एथिक्स हो कि ना हो, भले हो, लेकिन फॉलो करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। सो बच्चों एक बेटर एजुकेशन के लिए ये प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आप चाहें तो एक आध पक्ष जो है नेगेटिव भी लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस चूंकि लिखना है तो इस पोर्शन को हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। देखो मैं ओवरऑल चीजें बता रही हूँ, लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर आपसे सिग्निफिकेंस पूछा है तो हम नेगेटिव जो बात है एक आध पॉइंट डालें तो डालें, अदरवाइज वैसे डालना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो कि मीडिया का एक रोल क्या हो गया, ये तो मैंने बता दिया कि भाई अवेयरनेस करे और एजुकेशन दे, ये एक रोल है। इसके अलावा निरीक्षण, वॉचडॉग, निगरानी, वॉचडॉग दैट मीन्स बच्चों निगरानी है ना। वॉचडॉग का एक रोल हो सकता है, चीजों के मॉनिटर का रोल हो सकता है कि भाई किसी भी जगह पर अगर रोड नहीं है, किसी भी जगह पर अगर वाटर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, गर्ल्स के लिए सेफ्टी नहीं, इस मुद्दे को उठाओ ना, है ना। तो ये वाला एक रोल हो सकता है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि अगर मीडिया की हम बात करें तो एक मुद्दा है कि भाई थोड़ा सा तो सेल्फ रेगुलेशन रखे मीडिया हाउसेस जो हैं, सेल्फ विनियमित क्या होगा, चलो आगे देखते हैं, स्वविनियमित है ना, सेल्फ रेगुलेशन, अकाउंटेबल हो। अभी फेक न्यूज जो है वह बढ़ते जा रही हैं। अब जैसे हम फेक न्यूज की बात करें तो पीआईबी ने जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, अगर आप इंस्टा चलाते होंगे तो आप देखेंगे कि पीआईबी जो है वह कॉलम शुरू कर दिया है कि जो भी ऐसे फेक न्यूज होती है ना उसको टैग करके ऊपर लिख देता है कि ये जो न्यूज है वह फेक न्यूज थी। तो ये फेक न्यूज क्या करती है, बहुत सारी आप ऐसी न्यूज, बहुत सारी आप ऐसी एडिट फोटोशॉप वाली जो फोटोज है वह देखते हैं कि भाई देखो, तो आपको उसमें समझ में आना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कितनी न्यूज सही है, कितनी न्यूज गलत। बहुत सारी आपने न्यूज सुनी होंगी फेक न्यूज को लेकर। और एक अच्छा काम ये रहता है कि भाई जब प्रोटेस्ट वगैरह हो तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि जनता की आवाज को ना दबाया जाए, लोगों की आवाज को ना दबाया जाए। जैसे कि हम बात करें कि भाई लोकपाल बिल, लोकपाल बिल, ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं, क्वेश्चन है बच्चों, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्रश्न है आपका, प्रेस काउंसिल इज अ मैकेनिज्म फॉर द प्रेस टू रेगुलेट इटसेल्फ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो जो प्रेस परिषद है, ठीक है, प्रेस काउंसिल की अगर हम बात करें, जो प्रेस परिषद है, प्रेस खुद को विनियमित करने के लिए एक तंत्र है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो क्या एक वैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है? इट्स अ स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल। इट इज द अपेक्स बॉडी फॉर द रेगुलेशन ऑफ ओनली द प्रिंट मीडिया इन इंडिया। केवल प्रिंट मीडिया के लिए क्या ये काम करेगी? बताइए, क्या केवल प्रिंट मीडिया के लिए काम करेगी? आपके लिए छोड़ दूं ये क्वेश्चन? चलो अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि क्या ये वैधानिक और अर्धवैधानिक न्यायिक निकाय है। बिल्कुल सही। अब देखो, मैं इसमें कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। 3-4 शब्द हैं बच्चों, जब भी आप पॉलिटी में आप स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑटोनोमस, ये सारे शब्द सुनते हैं तो आखिर ये वर्ड है क्या? क्योंकि बच्चों मेरा काम है, इवन बुनियाद बैच का जो काम है वो है आपको बेसिक ऐसी चीजें बता देना, बेसिक ऐसी प्रिपरेशन करा देना कि बच्चों आप जो है, आपका जब स्टैंडर्ड क्लास हो, जब आप स्टैंडर्ड किसी क्लास को पढ़े, टॉपिक को पढ़े, तो आप चीजों को आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जब हम पीसीआई की बात करते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में, एक अपेक्स बॉडी है प्रेस को, प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। और यहां पर देखो कि सबसे फर्स्ट हम यहां पर ऑटोनोमस वर्ड आया है। ऑटोनोमस यानी स्वायत्त, ठीक है, ऑटोनोमस यानी स्वायत्त। एक वर्ड जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं जो कि है आपका स्टैट्यूटरी। वैधानिक, स्टैट्यूटरी, वैधानिक। अब एक शब्द यहां पर आपसे पूछ लिया, क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखो कि जब वैधानिक का मतलब क्या होगा। स्टैट्यूटरी का मतलब होगा बच्चों कि कोई भी बॉडी अगर स्टैट्यूटरी, दैट मीन्स वह क्या है, एक लीगल बॉडी है, एक वैध बॉडी है, साथ ही इसे कानून के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, विधान के द्वारा जिसे बनाया गया है वही वैधानिक है। विधान के द्वारा जिसे बनाया गया है, लीगल जिसे बनाया गया है, वही आपकी क्या है, जैसे कि किसी एक्ट के द्वारा किसी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एस्टेब्लिश अगर किया गया है तो वो यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ठीक है, अब देखो ऑटोनोमस की हम जब बात करते हैं तो ऑटोनोमस वर्ड, स्वायत्त वर्ड जो है वह क्या कहता है कि आपको कुछ जो स्वतंत्रताएं है वह होगी आपको अपने कार्य को करने के लिए। ठीक है, सो हैविंग द राइट टू पावर टू सेल्फ गवर्न। किस चीज का राइट है? सेल्फ गवर्न का। ठीक है, जब शासन के लिए आप देखते हैं कि भाई मान लीजिए कोई जो कॉलेज है उसके आगे लिखा है ऑटोनोमस, गर्ल्स ऑटोनोमस कॉलेज, तो इसका मतलब क्या, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है दैट मीन्स क्या है बच्चों कि वो अपने सेल्फ रेगुलेशंस के लिए कुछ जो नियम है वो बना सकती है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल की हम बात करते हैं जब बच्चों, तो याद रखना कि क्वासी, इसका ये मतलब होता है कि जैसे आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो लॉ है, आपको इसी के बिहाफ पर आपको एक वो दे दिया गया कि भाई ये आप 10 पॉइंट आपको दिए जाते हैं और आप इसी के आधार पर पर्टिकुलर न्याय को करो, पर्टिकुलर केस को संभालो। सो यहां पर क्वासी जुडिशियल, दैट मीन्स अर्ध न्यायिक। ठीक है, अर्ध न्यायिक। सो इसके जो डिसीजंस होंगे बच्चों, जो भी बॉडी अर्ध न्यायिक होगी वो डिसीजन लेगी, डिसीजन आर बेस्ड ऑन जो ऑलरेडी नियम बने हुए हैं ना, एग्जिस्टिंग लॉज। फॉर एग्जाम्पल जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, ये सारे क्या हुए आपके क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गए। सेवी है ना, सेवी की कब हुई थी स्थापना? क्या है ये सेवी? क्या है ये सेवी? बताओ जरा। और जब हम जुडिशियल की बात करते हैं यानी न्यायिक, न्यायिक में क्या आएगा? जुडिशियल में ऑब्वियस सी बात है, जुडिशियल में आपकी आ जाएगी भाई जो हमारा अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स की हम बात करें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, तो ये क्या है बच्चों? ये जुडिशियल हो गए।
लेकिन जुडिशियल की प्रकृति क्या होती है, नेचर, यहाँ मैं आपको नेचर बता रही हूँ सबका, ठीक है, नेचर बता रही हूँ कि ऑटोनोमस है तो उसका नेचर होगा कि सेल्फ गवर्न के लिए रूल बनाएगा, वैधानिक है तो विधान के द्वारा एक्ट जो बनाए उसके अंतर्गत बनेगा, डिसीजन अगर ले सकता है, जो भी वर्तमान में नियम आपको दिए हुए, क्वासी जुडिशियल जैसे सेबी एंड एनजीटी। और जब हम जुडिशियल की बात करेंगे लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो एग्जाम्पल हो गया ना, मैं तो यहाँ नेचर की बात कर रही हूँ। तो बच्चों जब आप अपने कोई डिसीजन देने के लिए खुद के लॉ बना सकें, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या है कि आप खुद के जो लॉ है वह बना सके, क्रिएट अ न्यू लॉ, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपने एक नया अधिनियम ले आए, बस यही जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल में जो फर्क है वह हो गया। तो 4 बातें हमने समझ ली। तो इसमें से जो पीसीआई है वह क्या है, जो हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की, ऑटोनोमस है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल भी है, स्टैट्यूटरी भी है। आई बात समझ में, ये नेचर है बच्चों, आगे जब आप पढ़ेंगे इन शब्दों को तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। सो बेसिकली जब हम प्रेस इंफॉर्मेशन पीसीआई की बात करेंगे तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट आखिर क्या है, ये जरूर जानो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ो उसका उद्देश्य जरूर कीवर्ड में पढ़ लिया करो। तो देखो कुछ उद्देश्यों की हम बात करते हैं, 3-4 उद्देश्यों की। सबसे फर्स्ट तो ये है कि भाई मीडिया जो है उसकी फ्रीडम को देखना, प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड, मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड, जो थोड़े से एक जो मानक बनाए ना, स्टैंडर्ड, रेगुलेशन का काम करना। जैसे एक नियम बना दिया कि कोई भी घटना, कोई भी एक्सीडेंट की फोटो अगर आप छापते हैं मीडिया में कहीं पर भी, तो उसमें आप ब्लड को नहीं दिखा सकते, रेड नहीं दिखा सकते, आपने ब्लैक एंड व्हाइट ही देखोगी। हाँ वो बात अब अलग है कि क्योंकि उससे दहशत फैलती है ना। आप कभी देखेंगे कि अगर आपने कोई ऑन द स्पॉट आंखों के सामने से आपने कभी किसी एक्सीडेंट या कभी आप किसी चीज को देख ले, दहशत में रहता इंसान जाने कितने दिन तक। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की, यहाँ पर मान लो कि एक आपको भाई मेंटेन करने के लिए कह दिया कि इस चीज को आपको मेंटेन करना है कि किसी भी घटना दुर्घटना की अगर आप फोटो छापे वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही होगी। ये नियम है, सच में है ये नियम, है ना। लेकिन अगर मान लो कि कोई दिखा देता है कि भाई उसने ब्लड को दिखा दिया, तो वैसे में क्या लोग देख के एकदम सोच सकते हैं ना आप। चलो आगे ज्यादा व्याख्या नहीं करती उस चीज की। तो यहाँ पर बच्चों की मेन उद्देश्य जो प्रेस काउंसिल का होगा वह क्या होगा कि रेगुलेशन करना, फ्रीडम को देखना, मेंटेनेंस को देखना, इंप्रूवमेंट करना, ये सारे काम इसके होंगे, है ना। अच्छा, स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल का फर्क आपको समझ में आ गया। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको एक लिस्ट बनानी है, याद रहेगा कि मैम ने क्या होमवर्क दिया था। होमवर्क इसलिए देती हूँ भाई, अगर बेसिक कर रहे हो तो थोड़ा खुद से भी कोशिश करो ना। कोई भी आपको आईएएस नहीं बना सकता, ध्यान रखना है इस बात का, खुद को ही करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरी, एक तो सबसे पहले ये कि भाई दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी मत करो खुद को कि सामने वाला कहाँ है, हम कहाँ है, कि वो अगर वो डीडी बसु या सुभाष कश्यप पढ़ रहा है पॉलिटिकली तो मुझे वही पढ़नी है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको भाई नहीं समझ में आ रहा, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, अपना बेसिक से चलो। लोग हो सकता है आपके सामने होशियार बने बट उन्हें बेसिक ना आता हो, तो जिससे ज्यादा पॉलिटी आती है उससे आप पूछना कि अच्छा ये बताओ स्टैट्यूटरी है, क्वासी जुडिशियल है, ऑटोनोमस है, इनका नेचर क्या होता है। अगर किसी हम बॉडी को स्टैट्यूटरी का तो वो नेचर क्या है। हो सकता है वो आपको एग्जाम्पल से बता दे बट वो नेचर ना बता पाए। नेचर आप बता पाओगे क्योंकि आपने मंजू मैम की क्लास देखी है ना। चलो अच्छा, कल रिवीजन की क्लास, इस बात को ध्यान रखना, कल आपका रिवीजन एंड टेस्ट होगा। और जो अब तक मैंने आपको 11 क्लासेस जो है वह बता रखी है बच्चों, 11, आज ये हमारा 11th क्लास है। इसके बाद कल हम एक रिवीजन और एक टेस्ट क्लास करने वाले हैं, पढ़ के आना कल की क्लास में। सो स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल के आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी जो बॉडी है वह किस में जाएगी। स्पेशली आप स्टैट्यूटरी के लिए लिख लेना, बिकॉज ऑफ यूपीएससी का नेचर है बच्चों कि इसके जो क्वेश्चंस हैं कि भाई क्या नेचर है किस बॉडी का, काफी पूछा गया है कई बार। अब देखो इसको पढ़ो, आपने समझ तो लिया कि मीडिया एंड बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अ बैलेंस रिपोर्ट बाय मीडिया। एक संतुलित रिपोर्ट, फर्स्ट है कि एक संतुलित रिपोर्ट वह है जो किसी विशेष कहानी के सभी दृष्टिकोण पर चर्चा करेगी और संतुलित एक निष्कर्ष दे देगी।
ऐसी रिपोर्ट के लिए मीडिया की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। मीडिया अगर आपको बैलेंस दे तो उस पर बिजनेस हाउसेज हो, बिजनेस एंड उसके अलावा जो गवर्नमेंट हो उसका कंट्रोल ना हो, ठीक है, मनी कहीं से कंट्रोल ना कर रहे हो, कहीं से पावर कंट्रोल ना कर रहा हो, तो उसके लिए क्या है बच्चों कि रिक्वायर्ड होता है कि इंडिपेंडेंस हो डेफिनेटली। लेकिन ये बात आधी तो वही सच लिखी है इन्होंने कि आप किसी भी पर्टिकुलर जो स्टोरी है उसके आपने सारे पहलू बता दिए जितने भी थे, आपने वन साइड केवल आपने ये नहीं बताया, आपने उसके सारे पहलू बताए, लेकिन आप ही इसको इक्वल करो कि भाई ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो यहाँ पर ये जो है ये न्यूज ये रहा बच्चों रिजल्ट, है ना, ये रिजल्ट रहा। ये मीडिया हाउसेस आपसे कह दे कि भाई यहाँ पर ये जो आदमी है वो 4 जगह स्पॉट हुआ था, इसकी यहाँ पर भागीदारी है, कोर्ट जब फैसला देगा हमने फैसला दे दिया है कि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है यही अपराधी है। तो यही तो बात कह रहा है ना ये सेंटेंस। एंड टेक अ बैलेंस कंक्लूजन। कंक्लूजन क्यों दोगे तुम, आपको पता है? चलो पहले मैं इसको बता देती हूँ। बैलेंस कंक्लूजन क्यों दोगे, छोड़ दो ना। आजकल की जो जनता है वह स्वतंत्र है। आप देखोगे कि अभी जो कुछ मूवीज बन रही हैं, एक अच्छी मूवी, एक अच्छा साहित्य आपको प्रश्नों के साथ छोड़ जाता है, वो आपको कंक्लूड नहीं करता है। बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसे आप किताबों को पढ़ेंगे और वो आपको प्रश्न के साथ छोड़ जाएंगे, वो आपको निष्कर्ष नहीं देंगी, वो इस घटनाक्रम पर जाकर लास्ट में छोड़ देंगे। आप सोचते रहो कि किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा किया, इस स्टोरी का ये एंड हुआ, आगे क्या हुआ होगा। या तो आप अपने हिसाब से सोच लो कि नहीं ये सही था ये गलत था, वो आपको नहीं बताएंगे। ऑथर आप जो लेखक है वो आपको नहीं बता रहे, बहुत, और वो फेमस भी है, मतलब चलता है ये चीज, अच्छा लगता है लोगों को, जो रीडर्स होते हैं उनको पसंद आती है ऐसी बुक जिसका अंत ना मिले। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की एक बैलेंस कंक्लूजन देना, नहीं ये आपका भाई जुडिशियल वाला काम मत करो। तो यहाँ पर बैलेंस कंक्लूजन देना ये काम नहीं है। एक बैलेंस रिपोर्ट है, उसके सारे जो पैरामीटर्स है, सारा जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी पर्टिकुलर एक डिस्कशन का, किसी एक पर्टिकुलर ओपिनियन, वो सारी चीजें देना, बट बैलेंस आप नहीं दोगे। तो यहाँ पर आपको क्या बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही। आई बात समझ में? चलो, तो बैलेंस रिपोर्ट हो गया आपका। ओके, अब क्या बताना है आपको? हाँ, एक क्वेश्चन और जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू फ्रीडम। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, आपको पता होगा कि आप सभी जो सिटीजन्स है उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। भले दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर जाओ पर अपनी बात तो रखो ही रखो, है ना। सुनना कहना सबको है, सुनना किसी को नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर द आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी नागरिकों को भाषण तो वैसे भी हमारे यहाँ सभी लोग बहुत देते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। सेकंड है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको क्या है, पूर्ण है एक तरह से, है ना। एब्सोल्यूट निश्चित रूप से यही बात होगी। अच्छा ये बताओ, आपको बच्चों जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, क्या कोई भी अधिकार ऐसा है कि आपसे दिया तो गया है लेकिन उसमें वापस कुछ भी आपको नहीं करना है? आप देखोगे कि फंडामेंटल आर्टिकल जो आपको दिए हैं राइट्स 19(1) में आपको दिया जाता है, धीरे से ना एक क्लॉज और बढ़ा दिया जाता है और इसमें ये लिख दिया जाता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है इन आधारों पर। और यहाँ पर ये आपके आधार होंगे कि अगर आपने अपना धर्म मानना है लेकिन आपका जो धर्म है वह स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है, हेल्थ से कर रहा है, वह आपकी नैतिकता को अगर खराब कर रहा है, वह किसी भी तरह से पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है, तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो आर्टिकल 25 पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब ठीक उसी तरह से देखो कि अगर भाई आपके बोलने से, अब आप समझ गए ना इस बात को कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो सभी फंडामेंटल राइट्स के साथ ऐसा है बच्चों, मतलब कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी चीज को हम कैसे फ्री छोड़ दें? कहीं ना कहीं तो आपने ये थोड़ी ना कि भाई अब खड़े हो जाओ, सरकार गिराने की बातें करने लगो, साजिश करने लगो, षड्यंत्र करने लगो, या फिर ऐसी व्यवस्था फैला दो कि हमारे जिस देश के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन है उसके साथ युद्ध छिड़ जाए। मीडिया ऐसी चीजों को दिखाए लगातार, और अगर दूसरे देश के बारे में दिखाओगे तो देश की मीडिया भी आपको दिखाएगी। उतना आप हेट स्पीच करो, आप हेट फैलाओ एक दूसरे के लिए, आप ऐसे थ्रेट वाली चीजों को दिखाओ एकदम लोग डर जाए। कुछ लोग बहुत सावधान इंडिया और बाकी सारी चीजें देखते हैं, हो सकता है उसमें सच्चाई हो सकता है वो सही न्यूज हो,
सही सीरियल्स हो। बट ये बात बताओ कि क्या अगर ऐसी चीजों को छोड़ दिया जाए कि किसी भी घटनाक्रम का जो कवरेज है वह जितना चाहे कर लो, कुछ भी दिखा दो, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है ना? सुनने में ही गलत सा लग रहा है। तो बच्चों 19(2) में जो है वह रेस्ट्रिक्शंस लिखी हुई है, ठीक है? धर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए 25 में होंगी। यहाँ मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही थी, वरना कुछ बच्चे कहे मैम आपने गलत पढ़ा दिया, 19(2) में धर्म कहाँ से आ गया? अरे भाई धर्म आपका वही जाएगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। वो क्लॉज हम आगे बढ़ेंगे, जब हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, तब 25 से 28 बता दूंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अरे भाई विवाद का सामना नहीं करना है, इसको हटा देती हूँ। समझ तो गई होगे ना कि 19(2) में जो रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं वह क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली। अब देखो बच्चों कि रिस्ट्रिक्शंस है मोरालिटी को लेकर, मान लो कुछ इस तरह के एब्यूजिव या कुछ आपने उसमें बीप सुनी होगी, है ना, कि भाई कुछ ऐसा वर्ड है कि अगर वो सही नहीं है, या फिर आप कुछ ऐसी फनी वीडियोस भी देख सकते हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर समटाइम्स साइलेंट वीप्स होती है, बट आप समझ गए, आपको आ गया समझ में कि भाई यहाँ पर क्या था। तो ये क्या बच्चों कि आप देखोगे कि जो भी मीडिया है, जो आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो स्पीच है, उन सब चीजों में कुछ आधारों पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वह इम्पोज किए जा सकते हैं। एक तो हो गया कि अगर वह चीज नैतिकता को प्रभावित करे, ठीक है, नैतिकता को प्रभावित करे तो। सेकेंड है बच्चों, नैतिकता के पहले हम सोच सकते हैं कि भाई अगर हमारी किसी भी तरह से सिक्योरिटी थ्रेट होता है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों आप देखेंगे कि भाई मीडिया को हर एक चीज दिखाना है। आप किसी एक पर्टिकुलर न्यूज, आपने कुछ ऐसी मूवीज देखी होंगी कि मीडिया वाले घुस घुस कर हर एक मीडिया का, कि देखो पुलिस जो है वह इस कॉर्नर से खड़े होकर टेररिस्ट को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, वो फोन पे वो भी देख रहा है, उसे भी पता है कि यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें क्या, हर एक अपना पूरा सिक्योरिटी जो है सब चीजें बता देना कि ये देखो यहाँ से जाते हैं, यहाँ से निकलने के 3 रास्ते, तीनों रास्तों पर पुलिस खड़ी हुई है। अब वो ऑलरेडी समझ गए कि भाई मुझे 3 से नहीं जाना, मुझे छत फाड़ के निकलना है। तो ये सारी चीजें क्या है कि अगर देखो मीडिया को कहीं ना कहीं बैन तो भाई किया जाना चाहिए, कि मीडिया जो है उस जगह पे बैन रहे जहां पर हमारे सिक्योरिटी पर्पस हो, उन चीजों को तो इवन प्रोटेक्ट हमें करनी चाहिए ना। अब आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें, सोवरेनिटी की बात करें, ऐसी न्यूज, ऐसी चीजें कैसे वो पब्लिश कर दे सकते हैं कि जिससे हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता प्रभावित होती हो, ठीक है, इंटीग्रिटी हमारी जो है वह प्रभावित होती हो, कैसे आप इस न्यूज को जाने दोगे? तो एक आधार हो गया ना इंटीग्रिटी एंड इंडिया की सोवरेनिटी के आधार पर, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर प्रभावित हो रहा है, देन फ्रीडम ऑफ प्रेस को एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। इस पर रिस्ट्रिक्शंस जो है, हिंदी में एक वर्ड आता है कि सभी जो मौलिक अधिकार है ना बच्चों, हिंदी में एक वर्ड है युक्ति युक्त प्रतिबंध, ठीक है, इंग्लिश में आ जाता है कि जो रीजनेबल होंगे, ठीक है, जो जरूरी होंगे, रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्पोज किया जा सकता है फंडामेंटल राइट पर। इसके अलावा जब हमारे किसी देश के साथ अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, हमारे उससे फ्रेंडली रिलेशन से हमें इनको कंट्रोल करना है, इनको हमें बनाए रखना है, तो मीडिया हाउसेस नहीं इसके लिए हिट फैला सकते। आई बात समझ में? चलो अब आगे चलते। तो आई थिंक मीडिया आप बहुत समझ चुके। हमने मेंस का भी बच्चों क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, हमने मेंस का क्वेश्चन कर लिया, कुछ हमने ये सब समझा, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया। एंड इसके अलावा मेंस का क्वेश्चन ये लिखने की कोशिश करोगे, पॉइंट्स मैंने बता दिए। पॉइंट्स इसलिए बताए गए हैं क्योंकि काफी सारे बच्चों को लगता है कि मैम पॉइंट्स बता दो, लिखने में समझ में नहीं आ रहा है। क्रम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, इन द लास्ट लिखना आपको खुद ही है, कोई नहीं लिखवा सकता है ना, लिखना आपको खुद ही है, ध्यान रखना इस बात का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को हमने जाना कि भाई कौन पब्लिश करेगा, बाकी सारी ये चीजें मैंने जो आपको समझा दी वो लिखी हुई है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है, पढ़ लेंगे आप सभी। और शुरुआत में हमने बात कर ली मीडिया क्या है, चौथा स्तंभ है, कैसे कैसे क्या काम होगा, इस चीज को हमने समझ लिया। अब आगे लास्ट हम चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा हो जाए स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी को लेकर। आपका लास्ट जो टॉपिक है स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी को लेकर थोड़ी सी चर्चा, ठीक है। देखो बच्चों, जब हम समानता की बात करते हैं और असमानता की बात करते हैं, जहां पर एक चीज है वहां पर दूसरा पक्ष हो जाता है। असमानता का मतलब क्या है कि जब आप
रिलीजन के आधार पर आप जेंडर बायस्ड हो के आप कास्ट को या फिर और भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, आप उसके साथ इनइक्वल जो बिहेवियर है वह करते हैं। और वह क्या करता है, वह प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, वह क्या कर रहा है, वह लड़ रहा है कि भाई हमें भी जो समानता है वह दो। तो यहाँ पर छोटी सी बहुत ज्यादा जो बात है वह नहीं की गई है, ठीक है। आगे जब हम समानता को और भी विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पर बस मैं छोटा सा आपका परिचय इससे करवा रही हूँ। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी याद करो, कुछ आपका जो सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर था जिसमें हमने समानता को समझा था, जिसमें हमने इक्वलिटी एंड इक्विटी की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो जेंडर है, ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन था जेंडर को लेकर। देखो बच्चों, जब हम जेंडर की बात करते हैं, स्पेशली जब हम बायोलॉजिकल रीजन की बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि एक बच्चे ने कहा मैम सेक्स एंड जेंडर में क्या फर्क है, सो बायोलॉजिकल रीजन के हिसाब से जब हम देखेंगे कि भाई मेल है एंड फीमेल है, तो ये आपका हो गया। जेंडर की जब हम बात करेंगे तो आपका होगी भाई कि मस्कुलिन है या फेमिनाइन है, ये जो वर्ड्स है ना जेंडर, तो एक का जो इशू है वह बायोलॉजिकल से, दूसरा का जो संबंध है ना, दूसरे का जो संबंध है वह आपके सोशल एंड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बच्चे का कमेंट था और वो मुझे कल एक बताना भी था, पॉइंट छूट गया था, इसलिए मैंने इस बात की चर्चा की। The Indian Constitution recognizes of all Indian as equal before the law and state that no person can be discriminated against because of particular किसी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। हमारा संविधान लाख प्रावधान कर ले, किसी भी चीज को लेकर लाख एक्ट बन जाए, आपको दहेज चाहिए, आप खुद को बेचोगे। लाख संविधान कहता है कि भाई आर्टिकल 14, 15 आपकी इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि भाई कितनी समानता है, डिस्क्रिमिनेशन तो है ना। जेंडर बायस्ड हमने देखा था, लड़की हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लड़के रोते नहीं है, घर का काम भी नहीं करते, है ना, आप सभी किया करो। पर तो बच्चों कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जब हम अनइक्वल सामने वाले को समझते हैं एंड बिहेव करते हैं, फर्स्ट तो देखो पॉवर्टी हो गया, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसके पास संसाधन नहीं है, आपको लगता है कि आप उसके साथ वही समान व्यवहार करेंगे जो आप बाकी अपनी पोजीशन वाले लोगों के साथ कर सकते हैं। आपको पता चल जाए कि भाई आपका जो गार्ड है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि आप सोचोगे कि भाई सब ठीक है, सब मनुष्य हैं, हम सबसे पहले क्या है, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान है, तो वो आप चीज पहले सोच पाओ। लेकिन उसके पहले आपकी एजुकेशन बीच में आ जाए, किसी से बात करते हुए आप उससे फ्रेंडली ना हो पाए, आप उसकी जो तकलीफ है या उसके लिए आप खड़े ना हो सके, अगर आपने देख लिया कि उससे कोई प्रॉब्लम है, आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वह आपके कास्ट का नहीं है, वह आपकी कम्युनिटी का नहीं है, क्योंकि वह मेल एंड फीमेल का बीच में पंगा आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों इक्वालिटी को लेकर। सही एजुकेशन क्या है? सही एजुकेशन ये है कि आप किसी से बात करो तो आपका दम्भ, आपका अहंकार बीच में आ जाए कि नहीं भाई मैंने तो इतनी पढ़ाई की है, सामने वाला जो है वह 10th हाई स्कूल है, या केवल इसने कुछ नहीं किया, मेरे पास तो IAS की डिग्री है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों की कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि जब हम सामने वाले को अनइक्वल ट्रीट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन की बहुत सारी चीजें हो सकती है, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। सबसे ज्यादा देखो इसी धर्म के आधार पर होगा। अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी वाला आपसे घर मांगने आएगा तो आप बहुत जल्दी तो नहीं दोगे, आप सोचोगे, उस पर सोचने का प्रश्न उठ जाए। कास्ट, आप देखो मैरिज की बात कर लो, आपको पता है तब तक कि भाई हम इंटरकास्ट है, तब तक तो ठीक है, छुपा के शादी कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर घर वालों को पता चल गया तो दिक्कत है, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको पता है कि भाई जेंडर जो है कि भाई ये फीमेल है, ये टेक्निकल नहीं संभाल पाएगी क्योंकि इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। कल हमने क्या बात की थी टेक्निकल की बात को लेकर, कि जब हम तकनीक की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को बीच में, कि वो ये सोचते हैं कि टेक्निकल इट इज एक बिलीव है कि दैट साइंस रिक्वायर अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ टेक्निकल। तो इस तरह के जो स्टीरियोटाइप है कि अगर आपके घर में पैसा एक ही बच्चे को पढ़ाने का है तो आप डॉक्टर किसको बनाएंगे, लड़के को, लड़की को? बहुत कम लोग होते हैं कि जो लड़की को भी पढ़ा दें। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अच्छा एक बात और सुनो, SDG 10 देखो, मैंने जब जो चीजें आपको पढ़ाई, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो UNDP के गोल है उस पर मैंने जरूर बात की। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका SDG जो 10 है ना बच्चों, ये इनइक्वालिटी की बात करता है कि असमानता को कम कैसे करना है, असमानता, ठीक है, जो इनइक्वालिटी है इसको कम कैसे करना है, इस पर बात करता है। साथ ही देखो 2011 की हमारी जो जनगणना, जो सेंसस है, ये कहता है इनइक्वालिटी के कुछ फैक्ट देखो कि 48% फीमेल है, ठीक है, तो जो बाकी बच गए मेल वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें।
14% जो है वह मुस्लिम है, ठीक है, 14% मुस्लिम है, लगभग 16% जो है वह दलित है, लगभग 8% जो है वह ट्राइब है। तो अगर आप इन परसेंटेज डेटा के हिसाब से देखो तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, दूसरे से अनइक्वल जो बिहेव है वो आप जरूर कर रहे हो। तो ये हो गया आपका, ठीक है, समझ गए। अब देखो स्ट्रगल्स की अगर हम बात करें कि भाई समानता के लिए बहुत सारी जो लड़ाई है वह होती है, महिलाएं भी इस तरह की, जैसे कि आप याद करो हमने वुमेन सफ्रेज की बात की थी। वुमेन सफ्रेज क्या था कि जब महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, उन्हें उस लायक नहीं समझा जा रहा था, तो उनको वोटिंग राइट देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे हमने पढ़े थे कि भाई अगर अनइक्वल समझा जा रहा है तो उसकी इक्वलिटी के लिए प्रयास करना, खुद को प्रूफ करना, आगे जगह लेना अपनी। और वहां पर इसके अलावा हमने रोजा पाकर की बात की थी, सिविल राइट मूवमेंट, कि जब अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने सीट पर खड़े होने से मना कर दिया एक वाइट मैन के लिए, वहां से उसको इशू हो गया और उसके बाद 1960 के बाद से चीजें जो है वह ठीक हो गई और सभी के लिए समानता की बात होने लगी। और अब ऐसे में ही कक्षा 8 में जब हम पहुंचेंगे तो पहला ही चैप्टर में हम समझेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बिंदु। और यहाँ पर ये जो खत्म आपका हो गया वो कॉन्स्टिट्यूशन से परिचय आपका करा गया कि जो हमारा संविधान है वह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है। क्योंकि जब हम समानता की बात करते हैं, क्योंकि जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हर आदमी यही कहता है कि भाई संविधान में अगर ये चीजें हैं तो आप दो। अगर संविधान में आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश और पनिशेबल ऑफेंस जो है वह करार दिया है, आप इसको प्रैक्टिस मत करो। अगर डीपीएसपी में यह कहा गया है कि इक्वल पे होना चाहिए, वुमेन एंड मेल, जो फीमेल एंड मेल किसी भी काम को कर रहे हैं सेम वर्क के लिए सेम पे होना चाहिए, डजंट मैटर किस जेंडर का है, इसके लिए हम दुहाई देंगे कि भाई लिखा हुआ है, हमारा बोलने का जो अधिकार है ना, वो सब क्या है, हमारा फ्रीडम, हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारे पास भी उतना है जितना कि तुम्हारे पास, तुम्हारी फ्रीडम भी उतनी है जितनी कि हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे, हम सब किसकी बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि इन द लास्ट हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जाना था हमने कि एक बेसिक जो हमारे बेसिक एंड जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे चलेगी, उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम बने हुए हैं और हम उसी के द्वारा शासित हैं। हर एक चीज हमारे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी नहीं है, फिर जुडिशियरी की सुपरमेसी नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की जो उसमें लिखा है, क्योंकि वह बहुत सोच समझ के लिखा था। और हमारा जो संविधान है वह एक जीवंत संविधान है, वो जितना यूजफुल तब था उतना ही आज है। उसके पीछे रीजन है कि इसमें समय समय के साथ संशोधन, परिवर्तन, जो चेंजेस है वह खूब होते रहे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन, सभी के लिए, भले यह समानता की बात करे लेकिन लोग फिर भी करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर हमें समानता की बात करनी तो हम आर्टिकल 14-15 को उठाएंगे कि भाई आर्टिकल 14 कहता है कि आपका भाई जो आप देखोगे कि लॉ बिफोर इक्वल लॉ होने चाहिए सभी के लिए, बाकी सारी बातें। मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन इंडिया कॉन्टिन्यूअसली रेफर टू इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। सो हमने इसके पहले क्या समझा था कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी इज प्री कंडीशन फॉर जस्टिस। समानता जो है वह न्याय की पूर्व शर्त है। तो यहाँ आपने लिखा भी था ना, काफी बच्चों ने आंसर लिखा था, आज जो आंसर दिया है वो भी आप लिखो, क्वेश्चन दिया है और कुछ आंसर के पॉइंट दिया, आंसर नहीं लिखवाया, भाषा तुम लिख लेना, आप लिख लेना। बाय कंस्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पीपल यूज एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल समथिंग दैट हैज रियल मीनिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन का वास्तविक अगर हम देखें कि भाई क्या अर्थ है, तो लोग इसके लिए क्या कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें, काफी सारे अधिकार ऐसे दिए गए जो कि हमें जीवंत बनाते हैं। और यही एक कारण है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कोई किसी देश का संविधान क्यों मानेगा, कोई भी देश के लोग किसी संविधान को क्यों मानेंगे, क्योंकि आपकी आकांक्षाएं, आपकी जो एस्पायरेशंस है, जो सिटीजन एक चाहता है, वो सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है ना। आपकी इच्छाएं, आकांक्षाओं की पूर्ति कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। जैसे कि अगर आपके फंडामेंटल राइट हटा लिए जाएं, अब हम आपसे अगर कोई ये पर्सनल पूछ ले कि भाई आप क्यों मानते हैं एक संविधान को, संविधान की व्यवस्थाओं को आप क्यों मान रहे हैं, आपके पास कोई एक रीजन हो देने का, तो आप क्या देंगे? आप कहेंगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स हैं, पसंद है हमें, है ना। चलो आज की क्लास में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देती हूं, कल बच्चों आपका रिवीजन एंड टेस्ट होगा, फिर से लिख दे रही हूं, ध्यान रखना। कल की जो क्लास है आपके रिवीजन क्लास है। रिवीजन हम कैसे करेंगे? फ्लो चार्ट से करेंगे। कल की क्लास को जरूर देखें और आज की क्लास को देखा होगा तभी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। फ्लो चार्ट होगा, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे,
ठीक है, और इससे हम समझेंगे एक एक स्लाइड से सबको, जो आपके 9-10 अब तक जो आपके आई थिंक 15 चैप्टर के आसपास हो गए हैं। सो जो रिवीजन होगा वह होगा आपका 6 और 7 की एनसीईआरटी का, 6 और 7 की एनसीईआरटी। ठीक है, इसका रिवीजन होगा, रिवीजन एंड टेस्ट। क्लियर है? ये होगी आपकी क्लास नंबर 12। तो अभी हमने 11th क्लास में मीडिया के बारे में पढ़ा, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी को हमने देखा। ठीक है, काफी सारी बातें हुई मीडिया एंड डेमोक्रेसी को लेकर। इसमें आपका मीडिया एंड डेमोक्रेसी को लेकर आपका मेंस का भी क्वेश्चन था कि क्या आखिर मीडिया का रोल है इंडिया की डेमोक्रेसी में। मीडिया, मनी एंड टेक्नोलॉजी की हमारी बात हुई। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को हमने समझा, इक्वलिटी की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात की। ठीक है, हमारा रिवीजन होगा, उसके बाद हम क्लास 8 को शुरू कर देंगे बच्चों। सो यहाँ पर हमने देखा मीडिया को, फिर से सुन लो एक बार, मीडिया यानी कि एक मीडियम, माध्यम से बना हुआ है। ठीक है, मतलब जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए अपनी सोसाइटी को, अपने स्पीच, अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन सारे बता सके। मीडिया की हम तकनीक की बात करेंगे कि भाई तकनीक जो है वह समय समय के साथ काफी चेंज हो गई। पहले एक चैनल था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में था, 1000 चैनल हो गए। अब देखो कि अच्छा स्थानीय भाषा, मराठी चैनल, बुंदेलखंडी चैनल, ठीक है, अवध, बाकी मतलब हर एक चीज के चैनल्स हो गए, हर एक भाषा के चैनल हो गए। आप देखिए तमिल तेलुगु, तमिल टीवी तेलुगु, मतलब सब आ गए, सारे चैनल्स आ गए। तो वहां पर स्थानीय लोग जिनको वो भाषा समझती है, क्या अच्छा तो है ना, आपकी स्थानीय भाषाओं को प्रमोट हो रहा है। काफी चीजें चेंज हुई। ठीक है, मीडिया एंड मनी की हमने बात की कि बहुत सारी मनी की जरूरत होती है, आप एडवर्टाइजमेंट जो है लोग देते हैं तो यहाँ से मनी मिल जाती है। मीडिया और लोकतंत्र में हम देखा कि चूंकि इसको चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट के वर्क और लोगों की जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, लोगों की आवाज है, जनता की आवाज है, उसे जनता गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग उस चीज को देखेगा, और एक लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का एक वृहद स्तर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मीडिया। ठीक है, क्या मीडिया स्वतंत्र है? सो नो, मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ दो चीजें हैं, एक तो बिजनेस हाउसेस, दूसरा गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही है, या तो मनी या फिर पावर उसे कंट्रोल कर रही है। सेंसरशिप जो है उस पर लगाई जा रही है, इस बात को हमने समझा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने बात की, ये तो हो गया कि मीडिया क्या क्या है। ठीक है, और इसके बाद हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की, कुछ चीजों को समझा। एक बेस का क्वेश्चन, इसे जरूर लिखना बच्चों। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन देखे, ऑटोनोमस, स्टैट्यूटरी, इन सबको समझा, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी को लेकर बात हुई। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऑफ बच्चों आप सभी के कमेंट्स, आप सभी के सजेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक यही मीडियम है बच्चों, एक यही मीडिया का एक सोर्स रह गया कि आपकी बात हम तक पहुंच सके। सो आपको अगर क्लास अच्छी लगती है, फिर जो भी आपके सजेशंस है आप प्लीज कॉमेंट कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं यूपीएससी वाला चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सोशल मीडिया की उतनी ही पावर आपके भी पास है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आपको अब तक जो पढ़ाया गया, देखो रिवीजन बहुत जरूरी है, फिर कह रही हूँ सुन लो एक बार, रिवीजन बहुत जरूरी है। आगे पार्ट पीछे से पार्ट मत करो कि अब 12वीं क्लास शुरू होगी तो उसके पहले 11 क्लास में क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए बच्चों। तो रिकॉल, चूंकि आपका एग्जाम ही मेमोराइजिंग का है, चीजों को याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। बार बार उसको रिकॉल करो कि जब एग्जाम हॉल में बैठो आपको याद आ जाए। अच्छा, मीडिया में ये 4 पॉइंट भी याद आ जाएंगे ना, तो आंसर लिख ले जाओगे। समझा करो इस चीज को। तो अपना जो आपने नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए, तो आज बैठ के आप इन 11 चैप्टर्स के नोट्स बनाओ। जो 12 चैप्टर जो भी हुआ है 6-7 में, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए, उन सब के बैठ के नोट्स बनाओ, उन सबको याद करो। जो अब तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करो। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बुनियाद बैच के अंदर पीडीएफ मिलती है। सो पीडीएफ के लिए शोर मत मचाया करो, जो काम की बात है उसको रखा। फिर वही बात है ना कि आप इस मीडियम का यूज कैसे कर रहे हो। आज वही तो मैंने आपको पढ़ाया, आपके पास भी ताकत है उस चीज की, लेकिन आप उसका यूज कैसे कर रहे हो। केवल हाय हेलो के लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, या फिर वाकई में अगर आपके बच्चों जेन्युइन कमेंट है ना, जैसे आप एक बच्चे ने आज पूछा था कि मैम जेंडर एंड बायोलॉजिकल अगर हम कहें कि तो उसमें सेक्सुअल में क्या अंतर है, बताया उस चीज को। अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई जेन्युइन कमेंट है, आपको ये चीज नहीं समझ में आई, किसी बच्चे ने कहा कि मैम मेंस का फॉर्मेट भी थोड़ा सा बता दो कि हम कैसे आंसर लिखें, मैंने आपको बताया ना, आपकी बात सुन रही हूं ना। आपका भी क्या इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है कि आप जो कमेंट्स है वे एक जेन्युइन कमेंट्स करें, कि वास्तव में आपकी जो आवाज है वो हम तक पहुंच सके। चलो खैर, बहुत हुआ डायलॉग। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में रिवीजन एंड टेस्ट में। सो बच्चों जुड़े रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।